नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषु त्यागी। अर्थव्यवस्था की दौड़ में भारत चीन को पछाड़ने की स्थिति में पहुंच चुका है। संयुक्त राष्ट्र के वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि चीन में विदेशी निवेश कम होने से भारत का दबदबा बढ़ा है। बदले वैश्विक परिदृश्य में चीन में निवेश करने से विदेशी कंपनियां परहेज कर रही हैं और भारत की ओर आकर्षित हो रही हैं। भारत में विदेशी निवेश बढ़ रहा है, जिसका भारत की अर्थव्यवस्था को बड़ा फायदा मिल रहा है। और सब कुछ ऐसा ही रहा तो अगले 5 साल में भारत की अर्थव्यवस्था चीन से काफी आगे निकल जाएगी। संयुक्त राष्ट्र को भारत में काफी संभावनाएं नजर आ रही हैं। संयुक्त राष्ट्र के अनुमान के मुताबिक भारत की अर्थव्यवस्था 2024 में 6.9% रहेगी, वहीं 2025 में 6.6% की दर से बढ़ने का अनुमान है, जबकि चीन की 2024 में वृद्धि दर 4.8% रहने की उम्मीद है। वहीं ग्लोबल रेटिंग एजेंसी मूडीज ने अनुमान जताते हुए भारत की जीडीपी ग्रोथ 8% रहने की बात कही है। अर्थव्यवस्था की दौड़ में भारत अपने प्रतिद्वंदी चीन से आगे निकलता दिख रहा है। अगर ऐसा ही रहा तो अगले 5 साल में भारत चीन से काफी आगे निकल जाएगा। संयुक्त राष्ट्र का भी यही मानना है। संयुक्त राष्ट्र को भारत में काफी संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। संयुक्त राष्ट्र के एक अधिकारी का कहना है कि चीन में विदेशी निवेश कम होने से भारत को ज्यादा फायदा हो रहा है। कई पश्चिमी कंपनियों के लिए एक वैकल्पिक गंतव्य बन गया है। इससे भारत की आर्थिक वृद्धि काफी बेहतर हुई है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2024 के लिए भारत के जीडीपी की वृद्धि को संशोधित किए जाने के मौके पर विशेषज्ञ ने ये बात कही। संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग के आर्थिक विश्लेषण और नीति प्रभाग में वैश्विक आर्थिक निगरानी शाखा के प्रमुख हामिद राशिद वैश्विक आर्थिक स्थिति पर संभावनाएं 2024 के मध्य वर्ष के ताजा अनुमानों पर जानकारी दे रहे थे। वर्ष 2024 के लिए भारत की वृद्धि संबंधी अनुमान को संशोधित किया गया है। ये अनुमान जताया गया है कि इस वर्ष देश की अर्थव्यवस्था लगभग 7% की दर से बढ़ेगी। जारी आंकड़ों में कहा गया है कि भारत की अर्थव्यवस्था 2024 में 6.9% और 2025 में 6.6% की दर से बढ़ने का अनुमान है। दरअसल वैश्विक सुस्ती से बेफिक्र भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे तेजी से दौड़ती हुई अर्थव्यवस्था बनती जा रही है। इसकी रफ्तार हर किसी को हैरान करते हुए सभी अनुमानों के पार निकल गई है। भारतीय अर्थव्यवस्था के दमखम को देखकर देश और विदेश के दिग्गज रेटिंग एजेंसियां विकास दर के पूर्वानुमानों में बदलाव करके उन्हें बढ़ा रही हैं। तीसरी तिमाही की विकास दर के आंकड़े जारी करते हुए एनएसओ ने 2023-24 में भारत की अर्थव्यवस्था की रफ्तार 7.6% होने का अनुमान जताया था, लेकिन इसके बाद आरबीआई गवर्नर ने कहा था कि भारत की विकास दर सबको चौंकाते हुए 8% के नजदीक पहुंच सकती है। अब यही अनुमान ग्लोबल रेटिंग एजेंसी मूडीज ने जताते हुए भारत की जीडीपी ग्रोथ 8% रहने की बात कही है। इसी अनुमान के साथ ताल मिलाते हुए ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी बार्कलेज ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था का आने वाले कुछ वर्षों में दुनिया की कुल जीडीपी में योगदान बढ़ता जाएगा। वहीं बार्कलेज ने कहा है कि इस मियाद में चीन का योगदान कम होता चला जाएगा। बार्कलेज के मुताबिक चीन की विकास दर अगले 5 साल के दौरान भारत की ग्रोथ से कम रहने का अनुमान है। रिपोर्ट में अनुमान जताया गया है कि भारत में हो रहे लोकसभा चुनाव में किसी भी पार्टी की सरकार बनने से अगले कुछ साल के दौरान अर्थव्यवस्था में कोई बदलाव नहीं होगा और सुधारों की रफ्तार तेज होने से विकास को ज्यादा मजबूती मिलेगी। रिपोर्ट के अनुमान जताया गया है कि भारत में हो रही लोकसभा चुनाव में किसी भी पार्टी की सरकार बनने से अगले कुछ साल के दौरान इकोनॉमिक पॉलिसी में कोई बदलाव नहीं होगा और सुधारों की रफ्तार तेज होने से विकास को ज्यादा मजबूती मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन।
तो UNDESA के आर्थिक विश्लेषण एवं नीति प्रभाग में वैश्विक आर्थिक निगरानी शाखा के प्रमुख हामिद राशिद ने कहा, भारत को अन्य पश्चिमी स्रोतों से भारत में आने वाले अधिक निवेश से भी लाभ हो रहा है, क्योंकि चीन में कम से कम विदेशी निवेश जा रहा है। भारत कई पश्चिमी कंपनियों के लिए एक वैकल्पिक निवेश स्रोत या गंतव्य बन गया है। मुझे लगता है कि इससे भारत को फायदा हो रहा है। वो वैश्विक आर्थिक स्थिति एवं संभावनाएं 2024 के मध्य वर्ष के ताजा अनुमानों पर जानकारी दे रहे थे। वर्ष 2024 के लिए भारत की वृद्धि संबंधी अनुमान को संशोधित किया गया है। ये अनुमान जताया गया है कि इस वर्ष देश की अर्थव्यवस्था लगभग 7% की दर से बढ़ेगी। अगर ऐसा होता है तो भारत तरक्की की दिशा में एक और जंप लगाता हुआ दिखाई देगा और भारत की ये जंप चीन की चिंताओं को बढ़ा देगी। तो इसी को लेकर करेंगे हम चर्चा। दो विशेष अतिथि मुद्दा में हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपके साथ करा देते हैं। हमारे साथ सामरिक मामलों के जानकार संजीव श्रीवास्तव जी जुड़ चुके हैं। सर, स्वागत है आपका। और हमारे साथ अर्थशास्त्री मोहित जैन जी भी जुड़ चुके हैं। आपका भी बहुत स्वागत मोहित जी। मोहित जी, संयुक्त राष्ट्र के एक अधिकारी का कहना है कि चीन में विदेशी निवेश कम होने से भारत को अधिक फायदा हो रहा है। कई पश्चिमी कंपनियों के लिए एक वैकल्पिक गंतव्य बन गया है भारत, और इससे भारत की आर्थिक वृद्धि काफी बेहतर हुई है। अर्थ जगत की दृष्टि से इसे कैसे देखा जाए, कैसे समझा जाए, ताकि आसान शब्दों में जो हमारे तमाम दर्शक हैं वो भी इसको समझ पाए। देखिए रेशु त्यागी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे अपने चैनल के माध्यम से अपनी बात रखने के लिए आपने मुझे निमंत्रण दिया। मैं भारत की जनता के समक्ष जो आज का हमारा टॉपिक है, भारत और चीन की अर्थव्यवस्था के ऊपर अगर मैं बात करूं तो मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि भारत की अर्थव्यवस्था चीन की अर्थव्यवस्था से भले ही कम हो, परंतु सबसे भागती हुई और दौड़ती हुई अर्थव्यवस्था भारत की आज के टाइम में है। रही बात निवेशकों की, तो आप देखिए कि पिछले 15 सालों के इतिहास को और आपके इतिहास को उठा के अगर आप देखेंगे तो आप उनमें पाएंगे कि आज जो भारत के पास निवेश जो फॉरेन से या खुद का निवेश जो अपना घरेलू निवेश जो इन्वेस्टर्स रहा है वो कहीं ना कहीं चीन के कंपैरिजन में ज्यादा रहा है। और ये सच बात है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो 2 लक्ष्य पिछले 2019 से 24 तक की गवर्नमेंट में दिए, मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत, उससे कहीं ना कहीं आज हर भारतीय को कहीं ना कहीं मेक इन इंडिया प्रमोट करने के लिए कि हम इंडिया में रहकर ही कहीं ना कुछ मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, बना सकते हैं, एक कहीं ना कहीं प्रेरित किया है। और इसी प्रेरणा को देखते हुए आज बाहर के फॉरेन इन्वेस्टर जो बैठे हुए हैं, जो आज खुद के डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स है, वो कहीं ना कहीं आज भारत के लिए अपना इन्वेस्टमेंट कई गुना ज्यादा अब 2019 से आप देखेंगे कि उसके बाद काफी इन्वेस्टमेंट इंडियन इकोनॉमी को मिला है। अगर चाइना इकोनॉमी से कंपैरिजन करें तो चाइना के पास फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की जो डिमांड है वो कहीं ना कहीं कम है। क्यों? क्योंकि चाइना की इकोनॉमी ऑलरेडी उभरती हुई इकोनॉमी है, ऑलरेडी बढ़ती हुई इकोनॉमी है, और डेवलप्ड इकोनॉमी है, और जबकि इंडिया की डेवलपिंग इकोनॉमी है। इन दोनों में फर्क जो अगर हम महसूस करते हैं तो हम पाते हैं कि जब चाइना की डेवलप्ड इकोनॉमी है तो वहां पर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आज फॉरेन का नहीं है, उनका खुद का चाइना का है। और चाइनीज गवर्नमेंट हमेशा कोशिश करती है कि उनका एक सिद्धांत कि चाइना का ही व्यक्ति चाइना में इन्वेस्ट करे और चाइना से कमाए, क्योंकि उनका खुद का देश का सिद्धांत ये रहा है कि देश में लगाओ और देश से कमाओ। और जबकि आज हिंदुस्तान के अगर हम आके देखते हैं तो हिंदुस्तान में कहीं ना कहीं आज भी हमारा एक सिद्धांत है कि हम फॉरेन इन्वेस्टर्स की ओर बढ़ते हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स की राह देखते हैं, क्योंकि आज पूंजीवादी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी चाइना है, इंडिया नहीं है। तो इंडिया में कहीं ना कहीं कैपिटल की कमी होने के कारण, या आप कह सकते हो इन्वेस्टमेंट में लोगों का रुझान पहले से तो हालांकि बढ़ा है, कम है इकोनॉमी को देखते हुए। तो इसलिए आज भी हमें फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स या फॉरेन निवेशकों की, विदेशी निवेशकों की कहीं ना कहीं जरूरत हमें रहती है। जी ठीक है, आपने कई सारे बिंदु यहाँ पर उठाए, कई और महत्वपूर्ण चीजें हैं जो हम आपसे समझने की कोशिश आगे भी यहाँ पर करेंगे। लेकिन संजीव श्रीवास्तव जी, सर, पश्चिमी कंपनियों का भारत की ओर झुकाव और चीन से दूर होना, सर, ये दोनों बातें आपस में कैसे जुड़ी हुई हैं और इसके राजनयिक गतिविधियों पर क्या असर होंगे सर?
देखिए, एक बात तो बहुत स्पष्ट है कि चाइना की जो एक विस्तारवादी, उपनिवेशवादी, आधिपत्यवादी, अवसरवादी जो उसकी प्रवृत्तियां हैं, वो अब दुनिया के सामने एक्सपोज हो चुकी है। कोरोना के संक्रमण काल में जिस तरीके का चाइना ने व्यवहार किया, अनेक राष्ट्रों को जिस तरीके से चाइना अपने औपनिवेशिक बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के माध्यम से कर्ज की जाल में फंसा रहा है, और जाहिर है कि चाइना एक कॉलोनियल बिहेवियर कर रहा है। तो ये जो चाइना का जो एक उपनिवेशवादी, विस्तारवादी जो उसका रुख है, उसकी वजह से दुनिया के जो बड़े लोकतांत्रिक राष्ट्र हैं अब उसको लेकर के सशंकित हो चुके हैं। और चाइना में जो बड़े इन्वेस्टमेंट को 1979 के चाइना के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की शुरुआत होने के बाद से वेस्टर्न कंट्रीज ने किया था, अब उसके वो विड्रॉल की तरफ बढ़ रहे हैं। और जो सप्लाई चेन स्थापित की गई थी, जिसकी वजह से चाइना एक मैन्युफैक्चरिंग हब बन करके उभरा था, फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड के रूप में जाना जाता था वो, और उससे जाहिर है कि चाइना को बड़ा आर्थिक लाभ भी हुआ था। चाइना अब दूसरे नंबर की इकोनॉमी बन चुका है, लेकिन चाइना जाहिर है कि उसी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सहयोग से वो जो इतनी बड़ी इकोनॉमी बना था, अब उसी पैसे के बल पर वो पूरी दुनिया पर शासन करना चाहता है। वो तमाम राष्ट्रों को जो है अपने आधिपत्य में लेना चाहता है। वो अपने आप को केंद्र में रखते हुए और अन्य राष्ट्रों को एक पेरिफेरी में कर देना चाहता है। तो ये चाइना की जो शोषणकारी प्रवृत्तियां हैं वो एक्सपोज हो चुकी हैं, और इसी वजह से विश्व की जो तमाम राष्ट्र हैं वो अपनी सप्लाई चेन से वहां से विड्रॉ कर रहे हैं, और ऐसे में वो नए डेस्टिनेशन की तलाश में, और भारत उनके लिए एक बड़ा डेस्टिनेशन है, निसंदेह बन करके उभरा है। भारत को मैन्युफैक्चरिंग बेस के रूप में बनाने का भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है, और इस संदर्भ में भारत लगातार जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के माध्यम से, अनेक रियायतों के माध्यम से अनेक कंपनीज को इन्विटेशन दे रहा है, और ये जो कंपनीज हैं अब भारत की तरफ बड़े तौर पे मूव कर रही हैं। और ये जाहिर है कि भारत के लिए बड़ी अच्छी खबर है, लेकिन भारत को इसमें एक लंबा सफर तय करना होगा। चाइना के ऊपर जो वेस्टर्न कंट्रीज की डिपेंडेंसी है, जो भारत की भी जो डिपेंडेंसी डेवलप हो गई थी, उसको कम करने में अभी समय लगेगा। लेकिन मेरा ऐसा मानना है रेशु जी की मीडियम टू लॉन्ग टर्म में चाइना की इकोनॉमी को बड़ा नुकसान होने जा रहा है, क्योंकि सप्लाई चेन वहां से विड्रॉ होंगी, और भारत को मीडियम टू लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा जो उसका लाभ मिलने जा रहा है। भारत सर, अभी जो आपने यहाँ पर बातें कही हैं सर, इसी से संबंधित एक और प्रश्न मेरा आपसे है सर, चीन से दूरी बनाने वाली कंपनियों ने भारत का चयन किया, ये उनकी अनुकूलता का विषय है या फिर बदली जियोपॉलिटिक्स और रणनीतिक स्थितियां भी इसके लिए जिम्मेदार हैं? निसंदेह इसके लिए चाइना की, जैसे कि मैंने कहा कि जो उसकी विस्तारवादी जो सोच है, जिस तरीके से चाइना ने कोरोना के संक्रमण काल में भारत और चीन सीमा पर एक गलवान जैसी स्थिति पैदा की, उससे भारत का विश्वास टूटा है, और भारत के बाजारों से चाइना एक बड़ा लाभ उठाता था, और अब वो उसको कम करने की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं। और तात्कालिक रूप से तो नहीं, लेकिन मीडियम टू लॉन्ग टर्म में जरूर इसका जो है नकारात्मक असर चाइना को झेलना पड़ेगा। उसी तरीके से अगर आप चाइना की जो प्रवृत्तियां ताइवान के संदर्भ में देखें या साउथ चाइना सी के संदर्भ में देखें, तो सभी छोटे राष्ट्र जो साउथ चाइना सी के हैं उनको चाइना हरास करने की कोशिश करता है। ताइवान को तो वो पूरे कब्जे में ही कर लेना चाहता है। साउथ चाइना सी के 90% भाग पे वो एकाधिकार का दावा करता है। जापान के सेंकाकू आइलैंड्स पर भी उसकी कुदृष्टि रहती है। तो ऐसे में चाइना की जो प्रवृत्तियां हैं वो चिंताजनक हैं। दूसरी तरफ अगर आप चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की अति महत्वाकांक्षी व्यवहार को देखें, तो वो अब उपनिवेशवादी भी हो चुके हैं। 2013 से ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव नामक एक कॉलोनियल प्रोजेक्ट लेकर के आए हैं, और इसके माध्यम से चाइना प्रीडेटरी इकोनॉमिक्स कंडक्ट कर रहा है। वो विश्व के लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज को कर्ज की जाल में फंसाने की साजिश रच रहा है। पाकिस्तान तो उसमें पहले ही से फंस चुका है। श्रीलंका की भी स्थिति उसने काफी दयनीय कर रखी थी। मालदीव में भी उसने ऐसा ही बड़ा लोन वगैरह दे रखा है, और विश्व के तमाम राष्ट्रों को वो कर्ज के जाल में फंसा रहा है। तो ये जो चाइना की जो प्रवृत्तियां हैं उसको लेकर के विश्व के लोकतांत्रिक राज अब सजग हो चुके हैं, अलर्ट हो चुके हैं, और वो चाइना के साथ उस तरीके का सहयोग अब नहीं कर रहे हैं जैसा कि एक दशक पहले किया जा रहा था। तो ये चाइना को जो एक अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने एक अवसर दिया, चाइना के साथ जो सहयोग किया उसको उसके साथ चाइना ने जाहिर है कि छल किया है। चाइना ने विश्व का जो विश्वास है वो तोड़ा है। इसी वजह से अब चाइना से
विड्रॉल की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बिल्कुल। और ये सबसे महत्वपूर्ण बात आपने यहाँ पर जो कही संजय श्रीवास्तव जी, कि वाकई चीन ने जो विश्वास है वो तोड़ा है, और एक देश का नहीं बल्कि कई देशों का विश्वास उसने तोड़ा है, और कर्ज के जाल में कई देशों को वो फंसाता हुआ धीरे धीरे फंसाता है, और उसके बाद पूरी तरीके से कोशिश करता है कि जैसा हम कहें वो देश हमारी ही रणनीति पर चलते हुए नजर आए। इसको लेकर सर मैं आगे भी आपसे चर्चा करूंगी, लेकिन मोहित जैन जी, क्योंकि भारत की आर्थिक वृद्धि को आगे बढ़ाने वाले प्रमुख कारकों में मुद्रास्फीति में उल्लेखनीय कमी, अनुकूल मौद्रिक और राजकोषीय नीतियां और मजबूत निर्यात प्रदर्शन, इनके दीर्घकालिक परिणाम कैसे हो सकते हैं? देखिए रेशु जी, आपने जो क्वेश्चन पूछा मुद्रा और राजकोषीय परिणाम, देखिए सरकार किसी भी चीज की नीतियों का, हमारे हिंदुस्तान में हमारी भारत सरकार मुद्रा लोन लेकर आई। राजकीय कोष को जो देखा जाए तो अब जैसे मुद्रा लोन, मान लो सरकार ने एक अपनी तरफ से एक पॉलिसी बना दी कि मुद्रा लोन दिया जाएगा बिना कोलेटरल सिक्योरिटी दिए या बिना किसी चीज के दिए, पर क्या सरकार ने ये देखा कि धरातल पर जाकर हम देखें तो क्या वास्तव में जिसको जरूरत है उसको लोन मिल रहा है? आप पाएंगे कि मुश्किल से 2% व्यक्तियों को भी लोन नहीं मिल रहा है, क्योंकि कोई भी बैंक अपना कभी भी रिस्क नहीं लेना चाहता कि वो उस लोन को बिना कोलेटरल सिक्योरिटी को किसी को भी दे दे। जबकि सरकार का कहना था कि हम मुद्रा लोन देंगे बिना कोई कागज लिए, बिना कोई कोलेटरल सिक्योरिटी लिए, बिना कुछ भी गिरवी रखे। जबकि आज सरकारी बैंक भी जब किसी से लोन व्यापार अपना शुरू करने के लिए, उद्योग शुरू करने के लिए अगर आज बैंक के पास जाता है, सरकार के पास जाता है, सरकार उसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट को, उसकी रिपोर्ट को ओके कर देती है, पर जब वही रिपोर्ट लेके वो जो बैंकों के पास आता है, क्योंकि अल्टीमेटली उसको लोन बैंक देगा, और सरकार की गाइडेंस के अनुरूप, आरबीआई के ऑर्डर के अनुरूप भी कोई भी बैंक आज उसको बिना कोलेटरल सिक्योरिटी के कोई 1% का लोन भी नहीं देता है। ये सबसे आज हमारे बीच में एक समस्या है कि सरकार जिसका दिशा निर्देश देती है तो उसकी अनुपालना कितना % किया जाता है, ये शायद एक फॉलो अप एक्शन जिसको हम बोलते हैं लास्ट प्रोसेस होता है मैनेजमेंट का किसी भी चीज का, वो शायद सरकार अपने एंड नहीं करती या रह जाती है। जब बात करता हूँ क्या, जब हिंदुस्तान 1947 में और चाइना इंडिपेंडेंट हुआ 1949 में, एक लोकतांत्रिक देश है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, जबकि चाइना आज भी कम्युनिस्ट एक देश है। तो कहीं ना कहीं फर्क क्या रहा कि जब हिंदुस्तान में लोकतांत्रिक देश को, लोकतांत्रिक नीतियों को फॉलो करते हुए 1991 को हम एक अपना बेस ईयर बनाए, तो राव नरसिम्हा राव जी ने, प्रधानमंत्री जो उस टाइम पे रहे, उन्होंने 3 पॉलिसियां हिंदुस्तान की, भारत की अर्थव्यवस्था को दी, जिसका परिणाम आज हमको जी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। आज देखिए जब हमारे पास 2 हफ्ते तक का भी हमारे पास विदेशी मुद्रा नहीं थी आयात करने के लिए, वो 2-3 पॉलिसी से आज हमारा हिंदुस्तान एक नई अर्थव्यवस्था के तौर पर आज हमारे सामने है। आज जरूरत है कि 1991 जैसे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स उठाए गए, वैसे 2024 आने वाली सरकार जो भी रहेगी उसको एक इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को उठाने के लिए आज बहुत जरूरत है कि हम इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को आगे बढ़ावा दें। अगर यही कंपैरिजन चाइना की इकोनॉमी के साथ करता हूं तो मैं ये पाता हूं कि चाइना में आज सबसे ज्यादा औद्योगिकरण है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, और उसका कारण ही चाइना सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। हालांकि हिंदुस्तान ने, भारत की इकोनॉमी ने, भारत की अर्थव्यवस्था ने पिछले 10 सालों में सर्विस सेक्टर जो है उसकी शेयर को बढ़ाया है, उसमें परसेंटेज को बढ़ाया है। और देखा जाए जबकि चाइना में सर्विसेज के साथ साथ इंडस्ट्रियलाइजेशन में आज कहीं ना कहीं हमारे हिंदुस्तान में, हमारे भारत में इंडस्ट्री औद्योगिकरण की कहीं ना कहीं कमी है। अगर हमारी अर्थव्यवस्था को देखिए, वैसे तो अगर आप देखिए 2021 के आंकड़ों से जो मुझको मिल पाए, उसमें मैंने देखा कि 2021 के आंकड़े में आज हमारा प्रति व्यक्ति आय $2191 है और चाइना का $11,819 है। जब $1991 में हिंदुस्तान का प्रति व्यक्ति आय $300 था और चाइना का $333 था। तो हिंदुस्तान का मात्र 7 गुना बढ़ा, जबकि चाइना का 35 गुना बढ़ के आज 11,819 प्रति व्यक्ति आय दर है। हम चाइना की इकोनॉमी से अपने आप को अगर कंपेयर करते हैं, अगर अपने आप को देखते हैं, तो आज भारत की सरकार को, भारत की जनता को हर वैश्विक
व्यक्तियों को आज जरूरत है उतनी ही स्पीड से ज्यादा काम करने की, अगर हम चाइना को पीछे छोड़कर आगे जाना चाहते हैं तो। जी ठीक है, कई महत्वपूर्ण बिंदु आपने यहाँ पर रखे हैं जनता के सामने भी मोहित जी। लेकिन संजीव श्रीवास्तव जी, इससे पहले क्योंकि कर्ज को लेकर आप यहाँ पर बात कर रहे थे कि कई देशों को कर्ज के जाल में चीन ने फंसाया है, इसको लेकर तो हम आपसे बात करेंगे ही। इसके साथ ही सर, क्योंकि चीन भारत का पड़ोसी होने के साथ ही प्रतिस्पर्धी भी है, बाजार के वर्चस्व से उसने जो विस्तारवाद की जो नीति अपनाई उससे भारत को भी परेशान होना पड़ा। अब निवेश का सर पैटर्न बदलने से चीन अपनी नीतियां भी बदलेगा या प्रतिक्रियावादी अप्रोच भी अपनाएगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये संशोधन करना चाहता हूँ। हमारे पूर्व वक्ता कह रहे थे भारत की इकोनॉमी इस समय विश्व की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है, जबकि चाइना की जो इकोनॉमी है लगातार उसमें स्लो डाउन हुए हैं। चाइना के जो बैंक संकट में है, चाइना का जो रियल एस्टेट है वो जो है कठिनाइयों से गुजर रहा है। विश्व की जो सप्लाई चेन है वहां से विड्रॉ करने की प्रक्रिया में है और चाइना की इकोनॉमी को इससे एक बड़ा झटका लगा है। और चाइना में जो एक क्रेडिबिलिटी की क्राइसिस का फेस कर रहा है, चाइना जिस तरीके से, जैसा कि मैंने कहा कि कोरोना के संक्रमण काल के दौरान एक्सपोज हुआ है, उसकी वजह से चाइना के भविष्य में जो उसकी इकोनॉमी है उसके मैं बहुत अच्छे जो है ग्रोथ नहीं देखता। और चाइना जो कि विश्व के सहयोग से और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के निवेश की वजह से, जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने उसे एक मौका दिया। और रेशु जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि चाइना को लेकर के अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने उसे जो मौका दिया उसके पीछे एक सोच ये थी कि चाइना जो कि कम्युनिस्ट तानाशाही वाला राज्य है, यदि उसे के साथ यदि विश्व का आर्थिक सहयोग बढ़ेगा तो संभव है कि उसके अंदर कुछ रिफॉर्म्स होंगे, डेमोक्रेसी वगैरह आएगी या कुछ उसका व्यवहार में परिवर्तन आएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। और इससे विश्व का जो समुदाय है लोकतांत्रिक राष्ट्र निराश हुए। और अब चाइना, जैसा कि मैंने कहा कि उन्हीं पैसों की बदौलत दुनिया पर अगर वो शासन करने की मंशा रखता है तो चाइना की ये मंशा सफल नहीं होने जा रही है। और अब जाहिर है कि चाइना की इकोनॉमी, जैसे कि मैंने कहा, कोई एक रिपोर्ट अभी हाल के समय में आई, इसमें 4.8%, जबकि भारत की इकोनॉमी को 6.9% की ग्रोथ के तौर पर दिखाया गया है कि विकसित कर रही है। और भारत में जाहिर है कि अपार संभावनाओं की वजह से भारत में जो सप्लाई चेन्स हैं वो अब स्थापित होने जा रही हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि जो भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसका जो भविष्य उज्जवल है। और भारत ये अवश्य है कि एक दौर ऐसा था कि जो भारत और चाइना की अगर अर्थव्यवस्थाओं की तुलना करें तो 1969-70 में भारत की जो अर्थव्यवस्था थी चाइना से कहीं ज्यादा थी, जीडीपी अगर टर्म्स में बात करें। लेकिन आज जो चाइना की जो अर्थव्यवस्था है वो काफी ज्यादा आगे निकल चुकी है और जाहिर है कि चाइना दूसरे नंबर की इकोनॉमी बन चुका है। तो एक भारत के अंदर जो एक पॉलिसी पैरालिसिस भी कहेंगे या जो अन्य जो रिफॉर्म्स नहीं हुए थे जो कि 1991 के बाद से शुरू हुए, उसकी वजह से देरी अवश्य हुई है। चाइना ने ये जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स थे वो 1979 में ही शुरू कर दिए थे, भारत लगभग 10-12 वर्षों के बाद आया। लेकिन भारत के अंदर यही जो विजन देश को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का, $10 ट्रिलियन की इकोनॉमी को बनाने का पहले रहा होता और ये इकोनॉमिक रिफॉर्म पहले ही शुरू हो गए होते, भ्रष्टाचार पे पहले ही की सरकारों ने अंकुश लगाया होता, तो आज भारत की अर्थव्यवस्था जो है कहीं ज्यादा बड़ी अच्छी स्थिति में होती। लेकिन जाहिर है कि भारत और चाइना के बीच में भले से ये इकोनॉमी का जो गैप अवश्य आ गया है, लेकिन भारत एक लोकतांत्रिक राष्ट्र है। लोकतांत्रिक जो समाज होते हैं, लोकतांत्रिक जो व्यवस्थाएं होती हैं वो बिल्डअप करने में थोड़ा समय अवश्य लेती हैं, लेकिन वो जो बिल्डअप होता है वो स्थिर होता है, उसमें मेच्योरिटी होती है, उसमें एक विश्वास होता है। चाइना की इकोनॉमी एक अथॉरिटेरियन सिस्टम के आधार पर बनी है, वहां पर भले से बहुत तेज प्रगति हुई है, डबल डिजिट की ग्रोथ उसने लंबे कई दशकों तक बनाए रखी, लेकिन अब ये जो ग्रोथ रेट है वो कम होती जा रही है। चाइना की इकोनॉमी को मैसिव लॉसेस हुए हैं। चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग काफी प्रेशर में नजर आते हैं। वो अभी यूरोप के दौरे कर रहे हैं और तमाम लोगों को समझाने बुझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो चाइना ने अपनी क्रेडिबिलिटी खोई है उस क्रेडिबिलिटी को पाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है जब तक चाइना अपने मंसूबों में बदलाव नहीं लाता, जब तक वो दुनिया पर शासन करने की मंशा नहीं त्यागता, जब तक वो अपने विस्तारवादी उपनिवेशवादी रवैये को नहीं छोड़ता,
तब तक मुझे नहीं लगता कि चाइना अपनी क्रेडिबिलिटी को रिस्टोर कर पाएगा। और चाइना की जो लॉसेस हैं वो आने वाले समय में उसके लिए बड़े हानिकारक साबित होंगे। अब से पहले अगर और अधिक प्रयास किए गए होते अब से कुछ वर्षों पहले, तो जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो बहुत पहले ही तीसरे नंबर पर आ जाती। जी अवश्य, यही मैं कहना चाहता था कि हमने काफी समय जो है गंवाया, और जो विजन का अभाव पहले के दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ता है कि हमारे देश में आजादी के बाद से जो लंबे समय तक शासन करने वाली सरकार रही, उसके अंदर एक विजन का अभाव निसंदेह दिखाई देता है। यदि ये विजन रहा होता तो भ्रष्टाचार पे अंकुश लगता, रिफॉर्म्स पहले हुए होते, जो लाइसेंस राज, इंस्पेक्टर राज वगैरह जो पहले हुआ करते थे, लाल फीताशाही थी, उसके ऊपर लगाम लगी होती, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पहले आया होता, और एक निवेश का वातावरण पहले बना होता। 1991 में हमने रिफॉर्म्स किए और तब शुरू किए कि जब इकोनॉमी बहुत ही संकट में आ गई। एक अपने आप को किसी तरह सर्वाइव करने के लिए अपने दरवाजे में डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में, नरसिम्हा राव जी के नेतृत्व में खोलने पड़े। लेकिन ये जो प्रक्रिया थी, अगर ये विजनरी अप्रोच रहा होता तो शायद हम जो संकटकालीन स्थिति में जो कदम उठाए जाते हैं उससे पहले ही कदम उठा लेते तो ज्यादा अच्छा होता। चाइना ने जैसे उठाया, चाइना भले से कम्युनिस्ट कहता है अपने आप को, लेकिन उसकी इकोनॉमी पूंजीवादी दिखाई देती है, और अब तो वो उपनिवेशवादी व्यवहार भी कर रहा है। तो ये जो चाइना के अंदर जो रिफॉर्म शुरू हुए वो भारत से 10-12 वर्ष पहले शुरू हो गए थे। भारत उसमें जरूर देर से आया, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि भारत की जो सबसे बड़ी ताकत यह है कि भारत लोकतांत्रिक राष्ट्र है, और चाइना की जो सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि वो एक अथॉरिटेरियन मुल्क है, उसके ऊपर विश्वास कर पाना मुश्किल है, और उसके ऊपर जो क्रेडिबिलिटी का संकट आने वाले समय में भी बना रहेगा। जबकि भारत के साथ ऐसा नहीं है। भारत एक जिम्मेदार राष्ट्र के रूप में जाना जाता है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र है, और एक डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स बहुत स्ट्रांग है, और एक युवा पॉपुलेशन से लैस जो अपना राष्ट्र है, संपन्न राष्ट्र है। तो ये विश्व के राष्ट्र समझते हैं, और भारत की जो विदेश नीति अगर आप देखें, भारत की रक्षा नीति देखें, तो उसमें भी जिम्मेदारी भरा व्यवहार होता है। भारत राष्ट्रों की मदद करता है। अभी श्रीलंका में इतना बड़ा संकट आया और आर्थिक संकट आया, और भारत ने श्रीलंका की बढ़ चढ़ के मदद की, उसकी इकोनॉमी को संभाला। भारत डेप्थ की डिप्लोमेसी कंडक्ट नहीं करता है। भारत बिल्कुल सर, सही कह रहे हैं आप। मतलब कुल मिलाकर अब हम ये कह सकते हैं कि भारत की विकास दर को लेकर जो अनुमान किए गए थे वो भारत की अपनी नीतियों और स्थितियों को लेकर था। अब चूंकि विश्व बाजार में होने वाले बदलाव का लाभ भी भारत को मिल रहा है, तो इससे विकास दर और अधिक बढ़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। मुद्दा में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।